से मिशन 2027 की शुरुआत की है सपा ने, लेकिन सवाल है कि विकास की राजनीति की उसके पास क्या काट है। वो फिर वापस से जातीय समीकरणों के खेल के साथ आई है। अखिलेश यादव की पार्टी लंबे समय से अपने वोट बैंक में माई समीकरण में कुछ जोड़ना चाहती है, और इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसने एक ऐसी चिंगारी लगाने की कोशिश की जो वोटों की फसल तो बो सकती है, लेकिन इलाके में जातीय तनाव भी ला सकती है। क्योंकि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के मुद्दे को लेकर अखिलेश जानते हैं कि वो बीजेपी के बड़े ही कमिटेड वोट बैंक के बीच में सेंध लगा सकते हैं। ये वो वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से आधार बना हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या सत्ता की इस लड़ाई में फिर से जातीय तनाव को छुआ जा रहा है, या फिर ये एक राजनीतिक नैरेटिव की कैटेगरी है। आइए इसी पर आज का हम शुरू करते हैं अपना सबसे बड़ा विश्लेषण। नमस्कार, सुप्रभात। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति जो नोएडा से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, ये जो कल मिशन शुरू किया है अखिलेश यादव ने, वो सिर्फ एक रैली नहीं है, या वो फिर सिर्फ चुनाव की शुरुआत नहीं है, क्योंकि 2027 में 2029 का फैसला होना है। लोग कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी तक उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाला रास्ता ही सहज और सहल होता है, लेकिन ये 2027 के चुनाव की अभी से तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी। और अखिलेश यादव ने पहले से तय किया हुआ था कि वो नोएडा से इसकी शुरुआत करेंगे, यानी 2027 की शुरुआत जब नोएडा से की तो एक लक्ष्य साफ था। ये कोई ऐसे ही चुना गया मैदान नहीं था, इसके लिए अखिलेश यादव ने बहुत तैयारी की थी। इस वक्त मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जहां सबकी निगाहें टिकी हुई हैं बंगाल और दूसरे राज्यों में, वहीं जंग शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कि नोएडा से वो अपने अभियान की शुरुआत क्यों कर रहे हैं। सवाल ये है क्योंकि लखनऊ से भी शुरू कर सकते हैं, सैफई से भी कर सकते हैं, आजमगढ़ से भी कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां समाजवादी पार्टी लंबे समय से अपने आप को बहुत मजबूत बनाए हुए है। आजमगढ़ में तो उसने पिछली बार पूरा सफाया कर दिया था, बीजेपी को सीट छूने तक नहीं दी थी। लोकसभा चुनाव में भी उसने बहुत ताकत हासिल की थी, लेकिन उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत 2027 की नोएडा से क्यों की? इसका कारण यह है कि 2027 में पश्चिम यूपी के उस इलाके से शुरू करना है जहां चुनाव सिर्फ विकास या जाति से नहीं जीते जाते, वहां बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग प्लस पॉलिटिकल मैसेजिंग से चुनाव का फैसला होता है। क्योंकि इस इलाके में गुर्जर है, जाट है, मुस्लिम है, दलित है और सवर्ण है, लेकिन इसमें से यादव गायब है। यानी ये जो अभी तक अखिलेश यादव ने अपना सबसे शानदार समीकरण बनाया हुआ है, जिसके सहारे उनको लगता है कि वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, वो माई समीकरण जिसमें उन्होंने पीडिया के साथ एक नया एंगल जोड़ने की कोशिश की, दलित को जोड़ा और अब उसमें अलग अलग जगह अल्पसंख्यक भी बोलते हैं। उसके अलावा वो जब भी उसमें काफी सारे उसमें वो सिनोनिम्स इस्तेमाल करते हैं इनके, लेकिन यहाँ इसमें इसी मंच पर अगर आप गौर करेंगे तो ये समझ में आता है कि आखिर अखिलेश ने इस इलाके का चुनाव क्यों किया था। सामने तो लिखा दिखेगा पीडीए, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को, लेकिन ये फॉर्मूला वो है जो अब इतनी बार बोला जा चुका, जिसमें अब कोई आकर्षण नहीं बचता। लेकिन जब आप इस री इंजीनियरिंग पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो अभी तक समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादवों के दम पर चलती है, उसमें गैर पिछड़ा यादव को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने वो जाति ढूंढ ली है। वो गुर्जर पर दांव लगाना चाहते हैं। वो यहां अगर आप मंच पर गौर करते हैं तो मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, ये नाम एक राजा का है, लेकिन आपके जहन में घंटियां बजाता है क्योंकि कुछ दिनों पहले यानी 2 साल पहले यही नाम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातीय तनाव की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, जब इस राजा पर दोनों तरफ के समुदायों ने अपना दावा ठोक दिया था। जहां राजपूतों का मानना यह था कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो है मूलतः राजवंश राजपूतों का राजवंश है, जो गुर्जर यानी गुजरात के साथ से लिया गया शब्द है, जहां प्रतिहार राजपूतों के शासन के साथ, इसीलिए लगातार किताबों में गुर्जर प्रतिहार
राजवंश में मिहिर भोज को राजपूतों में लिखा जाता रहा। लेकिन इधर से गुर्जरों का कहना यह था कि वो तो गुर्जर लिखा हुआ है तो उसमें बाकी पढ़ने की क्या जरूरत है, और इसीलिए आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव में ये बोर्ड देखने शुरू कर दिए थे। बाद में सरकार ने इस पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया था। लोकसभा चुनाव से पहले इसको बड़ी हवा दी गई थी। उस वक्त भी लग रहा था समाजवादी पार्टी को कि वो इसके सहारे इधर नोएडा के आसपास के इलाकों में घुस सकती है। हालांकि यहां तो बीजेपी ही कामयाब हुई थी, लेकिन 2024 के चुनाव में कुछ ना कुछ असर आपको देखने को मिला था, वो अलग चीज थी। ये दिलचस्प है, ये दांव थोड़ा सा रिस्की दांव भी है, लेकिन अखिलेश यादव अब इस दांव को खेलना चाहते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी जिस तरह से 2022 में उनके साथ थे, 2024 में वापस एनडीए के खेमे में चले गए, यानी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। तब से अखिलेश यादव एक ऐसी जाति को यहां ढूंढ रहे हैं जो उनके यहां वेस्टर्न यूपी में मुस्लिमों के साथ जुड़कर माई समीकरण में एक नया जो वाई का कमी है उसको पूरा कर सके। अब उन्होंने एमजी समीकरण को यहां जोड़ने की कोशिश की है। मैं जो आपको बता रहा था कि अखिलेश यादव अब इस जब नाम को मंच से उठाते हैं तो दो संदेश दे रहे हैं। वो इतिहास का पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं आए हैं, वो कहते हैं, गुर्जरों को संदेश देते हैं कि आपकी पहचान, आपकी विरासत और आपकी जगह, ये सब राजनीति में मायने रखता है और हम उसको आपकी जगह देते हैं। यानी एक तो वो योगी आदित्यनाथ से अपना हिसाब किताब करने की कोशिश में, दूसरी तरफ एक नया वोट बैंक जोड़ने की तरफ है। क्योंकि गुर्जर वोट बैंक अगर आप गौर करेंगे, लगभग पिछले 4 चुनाव का 5 चुनाव का इतिहास ये कहता है कि गुर्जर शिफ्ट जरूर करता है। गुर्जर के पास कोई इस तरह का नेता नहीं है कि जिस तरह से चौधरी चरण सिंह ने उनको एक अलग ही एंटाइटी में जाटों को बदल दिया और उसके बाद वो लिगेसी उनके बच्चों तक होती हुई आज जयंत चौधरी के साथ जुड़ी हुई है। चौधरी अजीत सिंह और अब जयंत चौधरी उसका वो करते हैं, और जो फैसला करते हैं लगभग 60% तक वो जाति उसी तरफ जाती है, 60 से 70% तक। बीजेपी की तमाम कोशिश है या दूसरे जातियों की दूसरे राजनीतिक गठबंधनों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी आज तक जाटों का बहुमत सिर्फ चौधरी चरण सिंह परिवार के साथ रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग समय पर बहुत लोग अलग अलग आए, चाहे वो हरीश चौधरी हो या फिर आपने देखा एक बीजेपी के साथ ये सबसे बड़ा जब समुदाय आता है तब जब चौधरी हुकुम सिंह इस पार्टी में आते हैं और बीजेपी के साथ वो 90s के दशक में जब जुड़ गए तो उसके बाद से ये पूरा जो गुर्जर समुदाय है वो बीजेपी के साथ अपने आप को सहजता के साथ जोड़ता हुआ दिखता रहा। लेकिन इसमें एक और भी बात है कि चौधरी, अगर हम लोग हुकुम सिंह की बात करें तो उनके जाने के बाद उनकी बेटी जो उनके चूंकि उनके राजनीतिक विरासत उनकी बड़ी बेटी को दी गई तो उनको वहां वो कोई राजनीति में स्थायित्व बना नहीं पाई। लिहाजा ये जो पिछले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में जाटों के बराबर संख्या में थोड़ा कम है, लेकिन प्रभाव में और राजनीतिक जो सजगता है उसमें उसी के बराबर का सामने रखने वाली, और ये तक कहा जाता था कि अगर जाटों की राजनीति को किसी जाति ने चुनौती दी है तो वो गुर्जर है, और उन्होंने इसीलिए जो आरएलडी का वोट बैंक है उसके मुकाबले बीजेपी को तरजीह दी थी। वरना तो एक जमाने में ये दोनों वोट बैंक एक साथ ही वोट किया करते थे। तो अगर हम इसको सीधे सीधे देखें तो अखिलेश यादव एक सम्मान की बात नहीं, वो वोट बैंक को पूरा शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में हम देखते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो किला है उसमें जो गुर्जर समुदाय है वो राजपूतों के साथ मिलकर खड़ा होता है और यहाँ मजबूत एक सिस्टम बना देता है। यानी अगर आप देखते हैं जो बीजेपी ने यहाँ किला बनाया हुआ वो नॉन यादव ओबीसी कंप्लीट है, प्लस नॉन जाटव दलित है, और क्योंकि जाटव दलित जाता है बसपा के पास, और अपर कास्ट का गठजोड़, ये पश्चिमी यूपी में एक मजबूत बीजेपी का गठबंधन था। और अगर आप इस किले को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि उनको मुस्लिम यादव के समीकरण में कोई एक इस तरह की जाति चाहिए जिसको वो इस समीकरण का एक स्थायी हिस्सा बना सके। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ये पकड़ा कि कौन सी एक ऐसी जाति हो सकती है जो स्विंग कर सकती है और उसका कौन सा मुद्दा है जिसको वो इमोशनली छुए। तो यहाँ योगी आदित्यनाथ का, चूंकि ये वो इलाका भी है अगर आप गौर करते हैं जहां योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक कल्ट का नाम है।
पिछली बार 2024 के चुनाव में अगर आप बीजेपी की जो स्थिति गड़बड़ होते देखी, चाहे आपने सहारनपुर में इमरान मसूद को जीतता देखा, इकरा हसन को जीतता देखा आपने कैराना में, और मुजफ्फरनगर में भी आपने हरिंदर मलिक को देखा। यानी ये जो सीटें हैं जो कभी जहां राजपूतों के वोट हैं, बल्कि सहारनपुर में तो देवबंद जैसी सीट है जिसको पुंडीरों का रोम कहा जाता है, वहां भी राजपूतों की वोट बीजेपी को कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हुई, ट्रांसफर नहीं हुई। तो इसका बड़ा कारण था क्योंकि राजपूतों के अंदर इस बात का मैसेज चला गया था कि अगर बहुत ताकत के साथ ये सरकार आती है तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इस तरह के मैसेज के साथ इस गठबंधन से राजपूतों का वोट निकालने की कोशिश की, और राजपूतों के जो परंपरागत वोट बैंक बन चुका भारतीय जनता पार्टी का, आप ये सोचिए कि योगी के प्रति उसकी दीवानगी इतनी थी कि मैं जब चुनाव में घूम रहा था तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस बात की शंका व्यक्त की थी, और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारों ने समाजवादी पार्टी की तरफ रुख दिखाया या बीजेपी को उस तरह वोट करने में कमजोरी दिखाई। अगर हम देखें, लेकिन गुर्जर समाज एक तरफा वोट करता दिखा। हालांकि सरदना जैसी सीट पर उन्होंने किस तरह अतुल प्रधान ने इस राजनीति को आगे बढ़ाया, और बीजेपी के सबसे ज्यादा जो पश्चिमी यूपी में है, जिसको कहते हैं कि गरजने वाला है, या जो बरसता तो खैर नहीं है लेकिन गरजने वाले नेता के तौर पर संगीत सोम को बुरी तरह हराया और उसकी राजनीति को एक तरह से बहुत पीछे धकेला। लेकिन गुर्जरों को लगातार लंबे समय से अपने साथ जोड़ने की जो समाजवादी पार्टी की कवायद है, उसमें अतुल प्रधान का भी एक योगदान है। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि ये जो किले को तोड़ने के लिए उन्होंने देखा कि एक स्विंग जो कौन सी कास्ट हो सकती है जिसके पास एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, लिहाजा उनका नजर सबसे पहले गुर्जरों पे टिकी। ये कहानी आपको सीधी दिख रही है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पेंच भी है, क्योंकि ये इस पूरी राजनीति का रिस्क है, जातीय तनाव। इसको लेकर अखिलेश यादव वहां तक ले जाना चाहते हैं, या इस जातीय तनाव को, चूंकि वो योगी आदित्यनाथ के किले में सेंध लगाने से ज्यादा योगी आदित्यनाथ को एक जाति का नेता बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ राजपूत समुदाय के नेता के तौर पर उनके बराबर खड़े हो जाएं। जैसे अगर अखिलेश यादव के लिए आप ये अगर कोई याद करता है कि अखिलेश यादव किस तरह की लीडरशिप है, तो कोई भी आदमी सबसे पहला सवाल करता है माई समीकरण बोलता है, यानी मुस्लिम यादव। इसके अलावा उनको टुकड़ों टुकड़ों में लोग मिलते हैं, उनके पास अपना कोई वो नहीं होता है। माफ कीजिएगा। तो ये एक नया दांव उसको कहा जा रहा है, मैं इसको यही कहूंगा। वो हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाली रणनीति अपनाना चाहते हैं। उनको लगता है ये दांव चल गया तो समाजवादी पार्टी को पश्चिमी यूपी में एक नया आधार मिल जाएगा, और अगर उल्टा पड़ा तो बीजेपी वैसे ही पहले से ही कंसोलिडेशन करती है इन वोटों का, वो कर रही है। बस इसका नुकसान यही है कि उन्होंने एक ऐसे खेल को आग देने की कोशिश की जिसकी लपट गांव गांव तक जा सकती है और उनको वोटों की फसल काटने में मदद मिलेगी। इसको कैसे रोकेगी बीजेपी, मैं ये भी डिस्कस करता हूं, लेकिन उससे पहले उनके कल की अगर उसमें बात करें, उन्होंने एक और जो है सबसे ज्यादा बड़ा शब्द इस्तेमाल किया, गेस्ट ऑफ यूपी। जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में मेहमान है और उन्हें सम्मान के साथ विदा किया जाएगा, तो वो एक राजनीतिक तंज करने की बजाय एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। उनको इसकी छवि अपने दोस्त, रिश्तेदार और सहयोगी तेजस्वी से मिलती है, उनको इसकी जो सबसे ज्यादा प्रेरणा उनको ममता बनर्जी से मिलती है। जिस तरह से उन्होंने अपने स्टेट की राजनीति को इमोशनल टच देकर, और बिल्कुल बीजेपी के जो इन नेताओं को याद होगा, उसने कहा था कि गुजरातियों को हम ऐसे करके फेंक देते हैं, उस तरह का दांव यहाँ अखिलेश चलना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया राजनीति यहाँ रणनीति नहीं हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां कम से कम कोई राज्य की पहचान के नाम पर राजनीति नहीं कर सकता। इस राज्य में ये तो कहना पड़ेगा कि कोई भी आदमी यहाँ का स्थानीय या बाहरी के नाम पर कभी वोट नहीं करता है। वो जाति के नाम पर वोट कर सकता है, लेकिन वो इसलिए वोट नहीं करता है कि साहब ये चूंकि जाट है और ये बाहर का है और इसलिए हम इसके साथ वोट नहीं करेंगे, ये माना नहीं जाता है।
वो ये मानता है कि जो भी खड़ा है उसको हम अपने हिसाब से वोट करते हैं। कोई भी नेता को आपने देखा होगा कि बाहरी कहने के नाम पर यहाँ कभी किसी भी भाषाई तौर पर ना किसी के साथ बदतमीजी हुई, ना किसी के साथ हुआ। लेकिन वो इसको कोशिश कर रहे हैं ये नैरेटिव इस्टेब्लिश करने का कि जो बीजेपी का सबसे टॉप का नेता है, बीजेपी को जो कमांड करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो गुजराती हैं। और आपने देखा होगा चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आर्य जो गुजरात यहाँ बिहार हो, वहां तमाम जगह पर गुजराती शब्द पर बहुत जोर देने की कोशिश करते हैं। तो अखिलेश उसी में एक नई कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा वो अजय सिंह बिस्ट कहने लगे योगी आदित्यनाथ को, वो ये बताने के लिए कि साहब ये जो है इस राज्य के नहीं है, उत्तराखंड के हैं। जबकि 2000 तक उत्तराखंड इसी राज्य का सदियों से एक साथ रहने वाला हिस्सा रहा है। जब ये संयुक्त प्रांत था तब भी इसका हिस्सा हुआ करता था। लिहाजा ये दांव बहुत दिन तक चला नहीं। लेकिन राजनीति में क्या कहा जाता है कि कब मालूम कौन सा दांव कहां से उठ के आ जाए। जैसे मंडल कभी 1975-77 में जब उसकी रिपोर्ट फाइल की गई थी 78-79 में, तो कहा गया कि मैं एक ऐसी रिपोर्ट को गृह मंत्रालय की फाइलों की कब्रों में दफन कराया हूं। लेकिन आप उसको देखिए जब वीपी सिंह उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरह से आता है। तो इसीलिए राजनीति में मुद्दे अलग अलग समय पर आते हैं। वो ये नैरेटिव स्टेब्लिश करना चाहते हैं कि इस पार्टी का जो मुखिया है, यानी जो देश का प्रधानमंत्री है, जो बनारस से चुनाव लड़ते हैं, वो भी बाहरी है, गेस्ट है यूपी के। और उसी तरह इस राज्य के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है, वो भी इस राज्य के लिए गेस्ट है। लिहाजा वो कहते हैं कि हम इसको बहुत सम्मान के साथ विदा करेंगे। इसको बहुत सारी रीजनल पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि वो इससे बहुत कुछ ज्यादा वोटर इससे कोई कन्विंस होता है। लेकिन अलग अलग दांव फेंका जाता है। अगर आप इस पूरे इवेंट को जोड़ के देखेंगे तो 3 लेयर आपको दिखाई देती है। पहली, चुनावी शुरुआत उन्होंने कर दी। दूसरी, सामाजिक समीकरण को बदलने की कोशिश की। और तीसरी, प्रतीकों के सहारे वो राजनीति करना चाहते हैं, जो सबसे खतरनाक भी है, जो सबसे घातक भी हो सकती है और सबसे ज्यादा उनको बेनिफिट भी दे सकती है। तो वो इसीलिए उन्होंने, वैसे तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि जिन्होंने अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न की पीड़ा नहीं झेली वो हमारे दर्द को नहीं समझता। वो हमदर्दी तो दिखा सकता है लेकिन हमारा दर्द महसूस नहीं कर सकता। जो हमारे घर को गंगा जल से धुलवाने पर हुआ था, वो पिछड़ों की इसी जाति की राजनीति को इस बार जोड़ लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये आखिरी दांव है। हालांकि राजनीति में आखिरी दांव उनका भी नहीं है, वो भी युवा है। वो है, उन्होंने कहा मंदिर जाने पर, मंदिर धुलवाने पे हमने ये दर्द महसूस किया। हम उन नकारात्मक लोगों को मिटाना नहीं चाहते, बस समझाना चाहते हैं कि दौर बदल गया। अभी भी समय चालबाजी छोड़ दें, भविष्य उनका नहीं है। नहीं तो आज उनके झंडे उतर गए हैं, कल सत्ता के सिंहासन से भी उतार दिया जाएगा। ये एक बड़ा, दरअसल उनका एक बड़ा स्टाइल था। चूंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ये पीडीए का फार्मूला, चूंकि ये मैं इसको ये मानता हूं कि क्या इस बार समाजवादी पार्टी जो है ग्राउंड पर कुछ ठोस करेगी। जो कि चुनौती ये है कि इस सरकार के पास कानून व्यवस्था का एक ऐसा अद्भुत मुद्दा है जो इस सरकार को दोबारा लाया था, और तीसरी बार लाने के लिए भी लोगों के पास एक यही सबसे मजबूत मुद्दा है। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर कोई संदेह नहीं। योगी आदित्यनाथ का जो जिहादियों पर कंट्रोल है, जिस तरह से जिहादियों के अंदर डर दिखता है, उसका कोई तोड़ नहीं। योगी आदित्यनाथ विकास की राजनीति में अब आंकड़ों के साथ जब जनता के सामने रखते हैं तो समाजवादी पार्टी को उसका जवाब सूझता नहीं। इसीलिए ये सब चीजें जो हैं उनके पास प्लस है। इसीलिए समाजवादी पार्टी फिर इमोशनल खेल पर जाना चाहती है, क्योंकि ग्राउंड पर कुछ ठोस नहीं है। बीजेपी के लिए ये सीधा खतरा नहीं दिखता, सिर्फ एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जरूर है। क्योंकि अब विपक्ष में जो अखिलेश है वो एक रणनीति लाना चाहते हैं। देखना तो ये है कि वो पीडीए के फार्मूलों को इसके अलावा इसमें कुछ जोड़ पाते हैं, यानी कास्ट अलाइनमेंट को बनाना चाहते हैं, या 2027 के चुनाव में इसका क्या इंपैक्ट होगा ये अभी थोड़े दिन में ही साफ हो जाएगा। इसके लिए आपको 27 की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये अभी कोई फैसला नहीं है, ये सिर्फ एक चाल चली गई है। और अगर हम इसको कहें, नोएडा में ये शतरंज की पहली चाल है, खेल तो अभी बाकी है। बीजेपी अभी इसका जवाब देगी। अगर मैं इसको देखूं, ये जो नया समीकरण बनने वाला है उसमें आपको इस तरह देखना होगा। 2022 के हिसाब से हम इसको देखते हैं। ये तस्वीर हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो वो रैली, वैसे वो उस पर उन्होंने कई सारी चीजें बोली थी, लेकिन मैं उसको नहीं बोलना चाहता कि अखिलेश जिस तरह समाज को बांट रहे हैं, ये सब चीजें
पंकज चौधरी ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस पर बात करेंगे। अब वो दूसरी चीजों पर दरअसल बात करने की कोशिश करते हैं कि गुर्जर वोटों को लेकर वो इतने सेंसिटिव क्यों मान रहे हैं, इस पर बात करेंगे। दरअसल जो 2022 में अगर हम लोग करें तो इस तरह नोएडा से समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर शुरू करते हैं। दादरी, नोएडा और जेवर 3 सीटें हैं, यहां से बिल्कुल सपा का खाता ही नहीं खुल पाया। दादरी में आज तक समाजवादी पार्टी पिछले 4 चुनाव में कोई चुनाव नहीं जीत पाई। हालांकि उसके पास एक भाटी नाम का प्रवक्ता है जो टीवी चैनलों पर भगवान को अनर्गल बताने में और पता नहीं क्या क्या बताने में यकीन रखता है, और इस्लाम का बहुत बड़े ज्ञानी वो बनते हैं, मैंने देखा है। हालांकि उनका ज्ञान कितना है ये सब मुझे लगता है कि अगर वो 2 मिनट भी कभी इस्लामिक किसी आईडी पे बात करेंगे किसी इस तरह के विद्वान से जो इस्लाम को जानता है तो वो समझ जाएंगे। नोएडा में पंकज सिंह है, महेश कुमार शर्मा है और 2004 चुनाव में नहीं थी। और जेवर में धीरेन्द्र सिंह, वेदराम भाटी, होरम सिंह, यानी बसपा ने 2 बार जीती, 2 बार उसने देखी। तो समाजवादी पार्टी यहां कभी भी ताकत में नहीं रही है। समाजवादी पार्टी की बजाय यहां बसपा काम करती रही और बसपा में गुर्जर वोट बहुत ताकत के साथ रहा है। तो इसीलिए अगर हम लोग देखें जो वेस्टर्न यूपी की लगभग 136-40 सीटें मानी जाती हैं, 32 इसमें, वहां वो अपनी ताकत को जोड़ना चाहते हैं। चूंकि राजकुमार भाटी में नाम बोल रहा था, राजकुमार भाटी ने ही ये इसको कहा। बीजेपी भाजपा गठबंधन को अगर हम लोग देखते हैं 2022 में यहाँ 90 से 95 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन उस वक्त था, 35 से 40 सीटें मिली थी और इसमें से अब आरएलडी गठबंधन गायब हो चुका। तो बीजेपी समाजवादी पार्टी ये भी जानती है कि उसको इस बदलाव को देखना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है लेकिन अब उसके पास सीट नहीं है। आरएलडी के कारण बीजेपी को, उसको समाजवादी पार्टी को कुछ फायदा हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव में थोड़ा माहौल बदला था। लोकसभा चुनाव में वो चले भी गए थे लेकिन वो वहां से चूंकि ये रैली भाईचारा समानता रैली है, पीडीए थीम में, दादरी के सम्राट मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में ये रैली हुई भी थी। तो इसका ये है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग देखें, भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 14 से 16 सीटें मिली थी 2024 में। समाजवादी पार्टी 8 से 10 सीटें लेके आई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी एक, राष्ट्रीय लोकदल को वही 2 सीटें मिली थी। यानी 2024 में समाजवादी पार्टी ने इसमें थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन किया था। अगर दोनों चीजों को, चुनाव को जोड़कर देखें तो बीजेपी का साफ दबदबा आपको 22 में था, 24 में वो थोड़ा सा हिलता हुआ दिखाई दिया। यानी वह यूपी वन साइडेड नहीं था और इसीलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं अखिलेश की इस जगह पर वो फायदा उठाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ के सामने ये लंबा टिक सकता, लेकिन है। अब हम लोग ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं। जो प्रमुख सीटें मैंने आपको बता दी, 3 सीटें थी। गुर्जर वोट 15 से 25% है। कई सीटों पर वो किंग मेकर है। 2022 में ये जबरदस्त तरीके से उन्होंने जीत हासिल की थी। ये तीनों सीटें हैं। लेकिन आप आगे की तरफ देखें, आगे की तरफ गाजियाबाद मेरठ बेल्ट है, यहाँ ज्यादा मिश्रित आबादी है और ज्यादा वोलेटाइल है। प्रमुख सीटें मुरादनगर, लोनी, मेरठ दक्षिण, किठौर, गुर्जर वोट यहाँ 10 से 20%, कई सीटों पर वो निर्णायक भी होता है, लगभग 7-8-10% मिलता है। लेकिन 2022 में बीजेपी ने यहाँ बढ़त बनाए रखी। गुर्जर वोट पूरी तरह लॉक नहीं है, सीट बाई सीट है। जैसे आपने देखा लोनी में आज भी नंदकिशोर गुर्जर जो है अपने साथ वोट बैंक को साथ रखते हैं, लेकिन फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस बार मुस्लिम गुर्जर और जाट हिंदू गुर्जर का थोड़ा वोट शिफ्ट आपने कैराना में देखा, जहां इकरा हसन, चूंकि वो मुस्लिम गुर्जर हैं, उनका पिता मुनव्वर हसन जो है और चौधरी हुकुम सिंह सब एक ही परिवार से थे, जिसमें एक धर्म बदल चुका था। तो अभी ये जो है वो मिक्सिंग दिखती है, लेकिन लड़ाई बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर बेल्ट की है। जाट गुर्जर मिक्स होकर वोट डालते थे, आरएलडी का प्रभाव था। लेकिन 2022 में जो लोकसभा, जो राज्य विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें थोड़ा सा इसमें ब्रेक आया था। बीजेपी को कुछ नुकसान दिखा था। 2024 में आरएलडी एनडीए में आ गया था तो इक्वेशन बदल गया था। गुर्जर वोट कई जगह पर आप अलाइनमेंट में वोट करते हुए देखते हैं, और जब चौधरी हुकुम सिंह थे तो जाट वोट उनके अगेंस्ट पड़ता था। तो ये अलग अलग सीट पर है। यही वजह है कि उनको लगता है अखिलेश यादव को कि इस वोट बैंक में गुंजाइश है, क्योंकि और वो वेस्टर्न यूपी में कुछ नहीं तोड़ सकते हैं। ये इसलिए भी है इंटरेस्टिंग, क्या है, क्योंकि कुछ संख्या पे मॉडरेट है, कुछ पर गुर्जर स्प्रेड है, कई सीटों पर डिसेसिव परसेंटेज भी है। पूरी तरह एक पार्टी के साथ परमानेंटली नहीं है। अभी बीजेपी ने उनको साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन वो इसको जोड़ सकते हैं। अगर ये हम सीधा कहें क्या मिहिर भोज मुद्दा सच में वोट में बदल सकता है, शॉर्ट आंसर कहें सीधे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली में हाँ। कैसे, अगर ये नैरेटिव बैठता है
तो आपकी पहचान नहीं, सम्मान नहीं, आपकी राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे जो सिनेरियो है वो बहुत मुश्किल लगता है कि अगर वो गुर्जर वोटों का 20 से 30% अपनी तरफ ले लेती है तो इसमें थोड़ा-सा अंतर कर सकते हैं। यानी अगर हम इसको देखें तो ये एक मैसेज था और जो काउंटर नैरेटिव है, बीजेपी का काउंटर नैरेटिव बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो इस रैली या बयान को सीधा देखती है कि उसके बीच में एक काउंटर नैरेटिव तैयार करना होगा ताकि इसको बीजेपी का अगर आप पहला कदम देखते हैं तो वो इस पूरी कहानी को जाति बनाम विकास के फ्रेम में डाल देगी। यानी जो अखिलेश यादव की तरफ से पहचान और राजनीति की बात करेगी, बीजेपी के पास यहाँ बहुत बड़ा दांव है, हम काम की राजनीति करते हैं, ये लोगों को बांटने की। और ये भाषणों में आपको ये लाइन दिखाई देगी लगातार कि हमने एक्सप्रेस बनवाया, एयरपोर्ट बनवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और ये लोग अब समाज को बांटने निकले। और ये बात जब मैं आपके साथ कर रहा हूं उस समय तक पंकज चौधरी ये बयान दे भी चुके थे। तो वो था, तो एक बीजेपी ये बिल्कुल नहीं छोड़ेगी कि भाई इसमें आ जाए, इसलिए गुर्जर नेताओं को मुझे लगता है ज्यादा विजिबिलिटी होगी, कम्युनिटी मीटिंगें बढ़ेंगी और सबसे बड़ी बात होगा कि रिप्रेजेंटेशन का सवाल वो एड्रेस कर देंगी कि आप सिर्फ वोटर नहीं है, आप हिस्सेदार है। और मिहिर भोज के नैरेटिव को रिफ्रेमिंग करते हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने कहा, वो इसे ब्रॉडर हिंदू इतिहास और गौरव के फ्रेम में रखते हैं कि वो एक जाति के नहीं पूरे भारत के महान सम्राट थे। यानी कास्ट स्पेसिफिक पोलराइजेशन को डाइल्यूट करने की कोशिश होगी, माइक्रो इशू को मैक्रो आइडेंटिटी में बदल देगी। और बाकी तमाम आपको मालूम है कि पांचवा जो काउंटर है वो बहुत है, आरएलडी और लोकल के समीकरणों को बीजेपी के साथ रखना वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बीजेपी के पास बैकग्राउंड भी है, वेलफेयर ग्राउंड मशीनरी भी है और उसके पास लॉ एंड ऑर्डर का सबसे ताकतवर वो भी है। लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी सत्ता के लिए ये तय किया है कि वो जातीय आधारित राजनीति पर ही केंद्रित रखेंगे। अगर आपको ये हमारा नैरेटिव अच्छा लगा हो तो आप इस पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और उन तमाम लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो सहयोग करते हैं, जो मेंबर बनते हैं और चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो आज इतना ही। सुप्रभात, आपका दिन शुभ।